हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 गणित ऑब्व्यूह मैट्रिसेस। सबसे पहले हम जानेंगे परिचय। सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग 1850 में जे सिल्वेस्टर ने किया। जे सिल्वेस्टर ने सबसे पहले मैट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया। बाद में आर्थर कैले जो हमारे दूसरे गणितज्ञ थे, आर्थर कैले ने विधिवत 1885 में ऑब्व्यूह सिद्धांत का विकास किया। इसका प्रयोग भौतिकी, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर इत्यादि के क्षेत्र में किया जाता है। मैट्रिक्स का प्रयोग, ऑब्व्यूह का प्रयोग भौतिकी, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर इत्यादि के क्षेत्र में किया जाता है। अब हम जानेंगे ऑब्व्यूह की परिभाषा। ऑब्व्यूह की परिभाषा क्या है? n संख्याओं के एक निकाय को m पंक्ति तथा n स्तंभ में आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n या m गुणे n क्रम या कोटि का ऑब्व्यूह या m क्रॉस n ऑब्व्यूह कहते हैं। जैसे A11 अर्थात पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ डॉट 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 पहली पंक्ति n वां स्तंभ। इसी प्रकार से A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ डॉट 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 A2n। इसी प्रकार से हम यहाँ आएंगे नीचे की साइड तो ये हो जाएगा AM1 अर्थात क्या है, यमुई पंक्ति पहला स्तंभ, AM2 और डॉट 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 AM अगर कोटि देखा जाए तो इसका m क्रॉस n की कोटि होगी। कोटि क्या होगी? इसको कहेंगे m क्रॉस n की कोटि, जहाँ हम कहेंगे m को पंक्ति और n को स्तंभ। m क्या है? m क्या है? पंक्तियों की संख्या तथा n स्तंभों की संख्या है। m पंक्ति और n स्तंभ ये क्या कहलाएंगी? ये जो हमारे आयताकार सारणी बनी है, जो n संख्या को हम एक आयताकार सारणी में व्यवस्थित किए हैं, उनकी ये क्या है? कोटि है। m क्रॉस n क्या है? कोटि है। ठीक। अगर हम एक दूसरा ऑब्व्यूह लें 2, 3, 5 और 7 है, तो यहाँ हम कोटि की बात करें तो इस ऑब्व्यूह की कोटि क्या है? तो यहाँ देखें, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ। कुल पंक्ति की संख्या कितनी है? 2 है। और कुल पंक्ति की जो संख्या है 2 है और स्तंभ की संख्या कितनी है? 2 है। अर्थात यह कोटि की संख्या क्या हो जाएगी? 2 क्रॉस 2। अगर अवयव की बात करें कि इस सारणी में, इस पूरे मैट्रिक्स में जो आयताकार सारणी बनी है, इसमें कितने अवयव हैं? तो 2 गुणे 2 बराबर 4 अवयव हैं। अलग अलग इनको बात करें तो यहाँ से देखिए A11, यहाँ से इसको तुलना कराएंगे तो A11 हमारा कितना है? A11 है 2 और A12 कितना है? 3। इसी प्रकार से A21 कितना है? 5।
और A22 कितना है 7। इसी प्रकार से हम 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 2 इत्यादि की कोटि और उनमें जो अवयव उपस्थित हैं उनको हम बता सकते हैं। जैसे एक और मैट्रिक्स हम यहाँ लिए हैं 2 3 1 7 2 9, एक मैट्रिक्स है। अगर इसकी कोटि की बात की जाए, क्रम की बात की जाए, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पंक्ति देखेंगे। ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, इसको कहेंगे R1, ये R2। R मीन्स रो, रो मीन्स पंक्ति, या इसको हम कह सकते हैं लाइन। ठीक, तो पंक्ति कितनी है 2 हैं, तो हम लिखते क्या हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो कोट की बात कर रहे हैं तो पंक्ति की संख्या कितनी है 2 है, पंक्ति की संख्या 2 है। और स्तंभ की संख्या कितनी है, देखिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ कितना है 2 गुणे 3। इसकी क्या कोटि है 2 गुणे 3 की। और इसमें अवयव कितने होंगे 2 गुणे 3 अर्थात 2 तियाँ 6 अवयव। कितना होंगे 6 अवयव। कितने अवयव होंगे 6 अवयव। अगर यहाँ बात करें तो ये जो हमारी क्षैतिज रेखा है इसको कहेंगे रो अर्थात पंक्ति। ये जो लाइनें हैं इनको हम कहेंगे पंक्तियाँ। और जो ऊर्ध्वाधर हैं ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, इनको हम कहेंगे स्तंभ। जैसे अगर हम नोटेशन की बात करें तो जो इस तरह से हम जाएंगे ऊपर से, ऊपर की साइड में, यहाँ से बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की बात करें तो ये क्या बताएगा पंक्ति को। ठीक, और ऊपर से और नीचे को आएँ, ऊपर से नीचे को आएँ तो ये क्या बताएगा स्तंभ। ठीक, जो क्षैतिज होंगी, क्षैतिज रेखा इस तरीके से A11 A12 इनकी बात करें तो ये क्या है पंक्ति हैं। और ऊपर से नीचे की साइड आएँ तो इस तरह से जो बनेगा ये हमारा क्या होगा स्तंभ होगा। यहाँ देखिए 2 5 स्तंभ है, 3 7 क्या है स्तंभ है, 2 3 क्या है पंक्ति हैं, 5 और 7 क्या है पंक्ति हैं। अब आगे हम देखेंगे अपव्यूहों के प्रकार। जिस अपव्यूह में, जिस अपव्यूह में पंक्तियों की संख्या अपव्यूहों की संख्या से कम हो, ऐसा अपव्यूह, जिस अपव्यूह में पंक्तियों की संख्या अपव्यूहों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज अपव्यूह कहते हैं। जैसे 4 6 9 हो गया, 5 2 1। अगर यहाँ देखें तो पंक्ति कितनी है, पंक्ति की संख्या 2। अगर इसकी कोटि निकाला जाए तो ये है 2 गुणे 3 की कोटि। तो वही कहा जा रहा है, यहाँ देखिए पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम है। ऐसा अपव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्षैतिज अपव्यूह कहते हैं। ठीक, अब अगला हम देखेंगे दूसरा ऊर्ध्वाधर अपव्यूह। तो ऊर्ध्वाधर अपव्यूह क्या होता है, क्षैतिज अपव्यूह का उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो पंक्ति की संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, किससे स्तंभ की संख्या से। पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज़्यादा होगी। जैसे इसी को चेंज कर दिया जाए 4 6 8 5 2 1, तो यहाँ देखिए अगर इसकी कोटि देखी जाए तो यहाँ देखिए इसकी कोटि क्या है 3 गुणे 2 की। और यहाँ
पंक्ति की संख्या कितनी है? 3 है। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो तो उसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह कहते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या ज़्यादा हो, पंक्ति की संख्या क्या हो? ज़्यादा हो, और स्तंभ की संख्या क्या हो? कम हो। पंक्ति की संख्या, पंक्ति इज ग्रेटर, पंक्ति की संख्या ज़्यादा हो, पंक्ति ज़्यादा हो, पंक्ति ग्रेटर देन स्तंभ। तो यहाँ से इस प्रकार के जो हमारे आव्यूह होंगे उन्हें कहेंगे ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ठीक, अब आगे चलते हैं हम। अगला हमारा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसमें पंक्ति की संख्या बराबर होती है स्तंभों की संख्या के, स्तंभों की संख्या के, जैसे 2 3 4 5। यहाँ देखिए ये इसकी कोड क्या है? 2 गुणे 2 की। इसी प्रकार 3 5 7 3 2 1 7 2 9। यहाँ देखिए इसकी कोड क्या है? 3 गुणे 3, अर्थात यहाँ 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, यहाँ 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ दिए गए हैं। ये आव्यूह हमारे क्या होंगे? वर्ग आव्यूह होंगे। ये आव्यूह क्या होंगे? ये वर्ग आव्यूह होंगे। अगला है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति हो, और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो उससे मतलब नहीं, हमें केवल पंक्ति की संख्या क्या होनी चाहिए? 1। तो इस प्रकार के जो आव्यूह होंगे उन्हें हम कहेंगे पंक्ति आव्यूह। और पंक्ति आव्यूह का उल्टा क्या होता है? स्तंभ आव्यूह होता है। स्तंभ आव्यूह में केवल और केवल क्या होता है? एक स्तंभ होता है, केवल और केवल एक स्तंभ होता है। इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं, इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं स्तंभ आव्यूह। क्या कहते हैं? स्तंभ आव्यूह। आगे है अगला नंबर। अगला नंबर है शून्य या रिक्त। शून्य आव्यूह ऐसा आव्यूह है जिसके प्रत्येक अवयव शून्य होते हैं। शून्य आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसमें प्रत्येक अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। इस प्रकार के आव्यूह को हम कहते हैं शून्य आव्यूह। यहाँ देखें तो ये वर्ग आव्यूह है, लेकिन ये शून्य, एक वर्ग आव्यूह होते हुए भी यह एक शून्य आव्यूह है, क्योंकि इसकी कोटि है 2 गुणे 2 की। और ये क्या है? एक पंक्ति आव्यूह, इसकी कोटि है 1 गुणे 3 की। लेकिन यह पंक्ति आव्यूह होते हुए क्या है? एक शून्य आव्यूह या रिक्त आव्यूह है। जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण, जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण क्या हो? इकाई हो, ऐसे आव्यूह को इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इस प्रकार के आव्यूह को इकाई या तत्समक आव्यूह कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या करते हैं? कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण क्या होता है? बाएं हाथ के ऊपर से नीचे की ओर, दाएं हाथ के नीचे की ओर, बाएं हाथ के ऊपर से दाएं हाथ के नीचे की ओर जो हमारा ये विकर्ण होता है इसको कहते हैं हम मुख्य विकर्ण। तो ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अलावा सभी अवयव शून्य हो, मुख्य विकर्ण के अलावा, ये हमारा होगा मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अलावा अन्य सभी अवयव शून्य हो,
तो इस प्रकार के आव्यूह को हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। क्या कहेंगे? विकर्ण आव्यूह। अगला है हमारा अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह एक ऐसा आव्यूह है जिसमें विकर्ण अवयव बराबर होते हैं तथा अन्य अवयव शून्य होते हैं। ये होगा हमारा विकर्ण अवयव, मुख्य विकर्ण अवयव, जो कि 3 है बताया गया। मुख्य विकर्ण अवयव बराबर होंगे तथा अन्य अवयव शून्य होंगे। इस प्रकार का जो आव्यूह होगा वह अदिश आव्यूह कहलाएगा। किसी दिए गए आव्यूह के कुछ पंक्तियों एवं स्तंभों को निकाल देने से बना आव्यूह उप आव्यूह कहलाता है। जैसे ये हमारा एक आव्यूह है। यहाँ से हम क्या करें, किसी पंक्ति को और किसी स्तंभ को छोड़ दें। जैसे ये वाली पहली पंक्ति R1 को और ये C1 को पहली पंक्ति और पहला कॉलम छोड़ दें तो 1 3 5 9 बचेगा। तो इस प्रकार का जो आव्यूह बन रहा है ये आव्यूह क्या कहलाएगा? उप आव्यूह कहलाएगा। अगर ये A आव्यूह है और ये बना आव्यूह B है तो जो आव्यूह B है B आव्यूह A का उप आव्यूह है। जो B आव्यूह है वो आव्यूह A का क्या है? उप आव्यूह है। दो आव्यूहों की समानता। दो आव्यूह समान कब होंगे? जब दोनों आव्यूह के क्रम बराबर हों। क्रम क्या हों? बराबर हों। तो इस प्रकार के जो हमारे आव्यूह होंगे वो समान आव्यूह होंगे। या फिर ऐसा कह दें हम दूसरा, दो आव्यूह A व B के संगत तत्व बराबर हों। इसका मतलब क्या होगा? अर्थात I तथा J के प्रत्येक मान के लिए AIJ बराबर हों BIJ। अर्थात A के अवयव B के अवयव के बराबर हों। जैसे यहाँ देखें पहला आव्यूह A है 2 5 7 9 और यहाँ देखिए 2 गुणे 1 A11 बराबर है B11 के और A12 बराबर है B12 के। A21 बराबर है B21 के। संगत अवयव क्या है? सभी संगत अवयव बराबर हैं। तो इस प्रकार जो दो आव्यूह हैं हमारे A और B, दोनों आव्यूह क्या हैं? समान हैं। दोनों आव्यूह समान हैं। आगे अब हम पढ़ेंगे आव्यूह के गुणधर्म, जिसमें पहला है क्रम विनिमय नियम। यदि दो आव्यूह A और B m क्रॉस n क्रम के हों तो A प्लस B अर्थात आव्यूह A को आव्यूह B में जोड़ लिया जाए तो वह बराबर हो जाएगा आव्यूह B को A में जोड़ने पर। चाहे A को B में जोड़ेंगे तो जो हमारा मान आएगा और B को A में जोड़ेंगे, उल्टा करेंगे, तब भी दोनों मान क्या होंगे? बराबर होंगे। इस प्रकार कहा जाता है जो हमारा आव्यूह होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है।
दूसरा है हमारा सहचर्य नियम। सहचर्य नियम क्या है? 3 अपव्यू हैं ए, बी और सी, दोनों की कोटि क्या है? यम क्रॉस यन की कोटि है। तो इस प्रकार के जो हमारे अपव्यू हैं, अगर हम उनको ए प्लस बी अर्थात ए को बी में जोड़ा गया, तत्पश्चात क्या किया जाए? सी को भी जोड़ लिया जाए। ए को बी को जोड़ा गया, उसके बाद सी को जोड़ लिया गया, या फिर हम बी प्लस सी को पहले जोड़ लें और बाद में क्या करें? ए को जोड़ें। तो इन दोनों का मान क्या होगा? ये आपस में बराबर होगा। तो ये इस प्रकार का जो नियम है वो क्या कहलाता है? सहचर्य नियम। अगला है हमारा योज तत्समक नियम। यदि 0 एक यम क्रॉस यन क्रम का शून्य अपव्यू है तो ए उसी क्रम का एक अपव्यू होगा। जैसे एक अपव्यू कोई है और उसमें शून्य अपव्यू को जोड़ा जाएगा तो वो क्या होगा? ए ही तो होगा। कोई एक अपव्यू होगा, उसमें शून्य अपव्यू जोड़ेंगे तो उसका कोई प्रभाव, शून्य अपव्यू जोड़ने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये 0 ए, चाहे ए में 0 अपव्यू जुड़ें, अपव्यू ए है उसमें 0 अपव्यू जोड़ेंगे, शून्य अपव्यू, और ये किसके बराबर हो जाएगा? अपव्यू ए के बराबर। या फिर 0 अपव्यू में क्या करें? ए को जोड़ें तो ये तीनों मान क्या होंगे? बराबर होंगे। अगला है हमारा योज तत्समक अपव्यू। प्रत्येक अपव्यू ए के लिए अपव्यू माइनस ए है, अपव्यू माइनस ए है। जैसे कि ए प्लस माइनस ए, योज का व्युत्क्रम अर्थात जो ए है उसमें क्या किया जाए? माइनस ए जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? 0 होगा। जो हमारा अपव्यू होगा उसका उल्टा करके उसको इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा? इसका मान 0 होगा। तो ए, तो माइनस ए को ए का योज व्युत्क्रम, तो माइनस ए को ए का योज व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक, अगर ए में माइनस ए को जोड़ दिया जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो माइनस ए अपव्यू है, माइनस ए को ए का योज व्युत्क्रम कहेंगे। 5वां नंबर है हमारा निरसन नियम। यदि ए, बी और सी एक ही क्रम के 3 अपव्यू हैं जो ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी को संतुष्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ निरसन नियम लगेगा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा और ये बी बराबर सी के हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? हमारा निरसन नियम। अब हम पढ़ेंगे आगे अपव्यूहों का गुणनफल। यदि दो अपव्यू ए और की पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो तब उनका गुणनफल ए डॉट बी या बी डॉट ए होगा। जैसे 2, 3, 5, 7 एक अपव्यू ए है और दूसरा अपव्यू लिया गया बी, 3, 7, 5, 9। तो यहाँ देखें जो हमारा ए है इसकी कोटि क्या है? 2 गुणे 2 और बी है 2 गुणे 2, अर्थात इसमें जो अवयव हैं यम क्रॉस यन अर्थात पंक्ति और जो पंक्ति और स्तंभ हैं दोनों के बराबर हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए आई जे गुणे बी आई जे, अर्थात या इसको कर सकते हैं ए 2 क्रॉस 2, जो मैट्रिक्स ए है हमारा अपव्यू ए है
इसको हम गुणा कर सकते हैं और किससे, b से। तो हमारा ये गुणनफल होगा, या हम इसी को लिख सकते हैं b गुणे आव्यूह b गुणे आव्यूह a। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। कब, यदि इनके पंक्ति संगत पंक्ति के अवयव आव्यूह ए के पंक्ति के अवयव आव्यूह बी के पंक्ति और स्तंभों के दोनों के पंक्ति अर्थात दोनों की कोटियाँ और दोनों की कोटियाँ बराबर हों और दोनों के पंक्ति के अवयव और दोनों के स्तंभ के अवयव भी बराबर हों। यहाँ देखें तो कुल अवयव 4 है और यहाँ भी कुल अवयव 4 हैं। 2 स्तंभ 2 पंक्ति यहाँ हैं और 2 पंक्ति और 2 स्तंभ आव्यूह बी में हैं। तो इस प्रकार से इनका गुणनफल हो जाएगा a क्रॉस b अर्थात a क्रॉस b या a डॉट b। तो यहाँ से हम इनका गुणनफल निकाल सकते हैं। आव्यूहों का योग तथा अंतर। यदि 2 आव्यूह a व b एक ही क्रम m क्रॉस n के हों तो उनका योग व अंतर क्रमशः a प्लस b व a प्लस माइनस b, या इसी को हम सरल कर लें तो a माइनस b होगा। जैसे एक आव्यूह जो कि aij m क्रॉस n कोटि का है और दूसरा आव्यूह b जिसके अवयव bij हैं और यह भी क्या है, m क्रॉस n की कोटि का है, जो कि कहा गया a और b एक ही क्रम के अवयव हों तो उनका योग क्या हो जाएगा, a प्लस b, और अंतर क्या हो जाएगा, a माइनस b। अर्थात योग करेंगे तो aij m क्रॉस n माइनस bij m, ये योग करें तो प्लस होगा m क्रॉस n। इसी प्रकार a माइनस b क्या होगा, aij m क्रॉस n माइनस bij m क्रॉस n। ये होगा हमारा आव्यूहों का योग अथवा अंतर। अगला है हमारा परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह क्या होता है, किसी आव्यूह के पंक्तियों को स्तंभों में व स्तंभों को पंक्तियों में बदलना परिवर्त आव्यूह कहलाता है। जैसे एक आव्यूह लिया गया 3 5 7 9, यहाँ से जो इन पंक्ति हैं आव्यूह ए है, इस पंक्ति को क्या कर दिया जाए, पंक्ति को बदल दिया जाए स्तंभ में और स्तंभ को बदल दिया जाए पंक्ति में। तो इस प्रकार जो नया आव्यूह बनेगा ए डैश, वो क्या हो जाएगा, परिवर्त आव्यूह होगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए तो इस प्रकार से जो आव्यूह बनेगा ये ए डैश परिवर्त आव्यूह है ए का, क्योंकि यहाँ देखिए ये पंक्ति है, पहली पंक्ति को क्या कर दिया गया, पहले स्तंभ में और दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में। यही कहा जा रहा है, पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलना क्या कहलाता है, परिवर्त कहलाता है, परिवर्त आव्यूह कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या है। यदि वर्ग आव्यूह ए, एक आव्यूह है aij जो कि वर्ग आव्यूह है और इसका परिवर्त लिया जाए तो यह परिवर्त आव्यूह उस आव्यूह के बराबर हो जाए। ए डैश मीन्स परिवर्त आव्यूह, ए का परिवर्त आव्यूह इसके ए के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे इस प्रकार का जो आव्यूह होगा वो होगा सममित आव्यूह। परिवर्त आव्यूह आव्यूह के बराबर हो जाए तो इस प्रकार की आव्यूह को हम कहेंगे
सममित आव्यूह। अब है अगला हमारा विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह एक वर्ग आव्यूह जिसका परिवर्त उस आव्यूह के माइनस के बराबर हो जाए। एक वर्ग आव्यूह ए है, उसका परिवर्त ए डैश बराबर हो उस आव्यूह ए के ऋणात्मक मान के बराबर हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम कहेंगे विषम सममित आव्यूह। धन्यवाद बच्चों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप सभी को सारी परिभाषाएं, आव्यूह, उनके प्रकार, उनके नियम, योग, अंतर और गुणनफल के बारे में समझ में आ गया होगा। आपको अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अगली आने वाली वीडियो में हम इस आव्यूह पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो अधिकतर यूपी बोर्ड में पूछे गए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो अत्यधिक मात्रा में हमेशा लगभग पूछे जाते हैं। धन्यवाद।